हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इनकम टैक्स बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर सीसेस यूनिवर्सिटी का चैप्टर 13 स्वाति प्रकाशन का कैपिटल गेन स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अब आपके इंटरनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसमें ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस में, जैसे मैं अनूप सर से बात कर रहा हूँ, तो इधर DPVS कॉलेज में कैपिटल गेन आ रहा है। तो काफ़ी बच्चों का आ रहा था कि कैपिटल गेन पे वीडियो बनाई जाए, तो मैं आपका कैपिटल गेन पे वीडियो बना रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। स्वाति प्रकाशन बुक है और उसका चैप्टर नंबर 13 कैपिटल गेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकम अंडर कैपिटल गेन ये हमारा फोर्थ हेड होता है इनकम टैक्स का। इसमें हम जो बात करेंगे वो सेक्शन 45 से लेके 55 तक बात करेंगे। हालांकि आपको सेक्शन याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद रखें कि 45 से 55 तक हम इसमें जो चर्चा करेंगे वो हम कैपिटल गेन की करेंगे। कैपिटल गेन से हम कैसे टैक्स निकालेंगे, कैसे हम उसकी इनकम कैलकुलेट करेंगे। अभी ये आपका फॉर्मेट दे रखा है, इस पर हम बाद में आएंगे, पहले हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि हम बोल रहे थे कि सेक्शन 45 से 55 तक हम बात करेंगे। तो 45 सब सेक्शन 1 जो बेसिस ऑफ चार्ज की बात करता है, इसमें हमें क्या बताया जा रहा है, एनी प्रॉफिट और गेन, यानी कि कोई भी लाभ हो या कोई भी फ़ायदा हो अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफ़र, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ट्रांसफ़र ऑफ अ कैपिटल एसेट। तो आपको दो बातें याद रखनी है इस चैप्टर में कि जब भी हम कैपिटल एसेट्स, अब क्या होता है कैपिटल एसेट्स उसके बारे में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल आप ये जानें कि कैपिटल एसेट्स का जब हम ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब हस्तांतरण, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जब हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो उस टाइम पे हमारा कैपिटल गेन चार्ज हो जाएगा। इफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर shall be chargeable to income tax the head a capital gain and shall be deemed to be the income of the previous year in which the transfer took place। मतलब इसका ये कहना है कि जिस साल हमने कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफ़र किया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि हमें पैसा मिला या ना मिला, लेकिन उसी साल गवर्नमेंट के द्वारा वो टैक्सेबल हो जाएगा। इस बात का याद रखिएगा। अनलेस सच कैपिटल गेन exempt under section 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA, 54GB। तो ये कुछ एडवांस चीज़ें हैं। जब आपका ये चैप्टर फिनिशिंग होगा तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि ये कुछ आपके एग्जेम्पशन मिलेंगी, जहाँ पर आपको एक डिडक्शन मिल जाएगा आपको कैपिटल गेन में। तो फिलहाल अभी आपको ये जानना है कि कैपिटल गेन चार्ज तब होता है जब हम कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफ़र करते हैं और उसी साल चार्ज हो जाता है। ठीक है, अब जैसे हम बात कर रहे थे कि हम यहाँ पे दो वर्ड को समझेंगे, एक तो ट्रांसफ़र को और एक कैपिटल एसेट्स को। अब क्या होता है, देखिए, ट्रांसफ़र और कैपिटल एसेट्स इन द प्रीवियस ईयर व्हेन ट्रांसफ़र टुक प्लेस, मतलब जिस साल आपका ट्रांसफ़र हुआ है उसी साल हम उसको कैपिटल गेन मान लेंगे। अब बात करते हैं कैपिटल एसेट्स क्या होती है। कैपिटल एसेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 अ कैपिटल एसेट्स मीन्स, अब ध्यान से समझना, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसईसी होता है करदाता जिस पे टैक्स लगाया जाता है। तो उसके पास किसी भी तरीके की ऐसी कोई प्रॉपर्टी है, वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन, चाहे वो उससे बिजनेस से लिंक हो या ना हो। मतलब आपको ये बात समझनी होगी कि इसमें बिजनेस का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। आप बिजनेस की प्रॉपर्टी को भी इंक्लूड कर सकते हो और आप अलग से कोई भी प्रॉपर्टी को इन्वॉल्व कर सकते हो। साथ ही साथ सेकंड है एनी सिक्योरिटीज़ हेल्ड बाय अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो कि फॉरेन में रहते हैं, इंडिया के लोग नहीं रहते, लेकिन वो क्या करते हैं, इंडिया की सिक्योरिटीज़ को हेल्ड करते हैं। तो उन पे भी कैपिटल गेन चार्ज होता है क्योंकि उनको कैपिटल एसेट्स माना जाता है। which has invested in such securities in accordance with the SEBI guidelines। तो सेबी के तहत सिक्योरिटीज़ का आपका एक्सचेंज होता है, तो उस पर कैपिटल गेन चार्ज होता है। तो आपको भी समझना होगा कि कैपिटल एसेट्स वो प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो बिजनेस से जुड़ी हो या ना जुड़ी हो, लेकिन उसको हम कैपिटल एसेट्स बोलेंगे। साथ ही साथ एक अमेंडमेंट आया है यूलिप का। यूलिप क्या होता है, यूलिप का फुल फॉर्म है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान एक इंश्योरेंस की पॉलिसी है। अगर आपने उसका बीमा 2.5 लाख से ऊपर का करा रखा है
यानी कि आप 2.5 लाख से ऊपर की प्रीमियम किस्त चुकाते हो तो जिस दिन भी आप उसका ट्रांसफ़र करोगे, यानी कि जिस दिन आप उसको बेचोगे, तो उस टाइम पे आप पे कैपिटल गेन लग जाएगा। ये अभी अभी का अमेंडमेंट है, तो इस बात का याद रखना। यूलिप इन्वॉल्व हो चुका है कैपिटल एसेट्स में। चलिए अब बात करते हैं कि और जानकारी लेते हैं। द फॉलोइंग आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर टैक्सिंग कैपिटल गेन। कैपिटल गेन को लगाने से पहले, मतलब हमें चैप्टर पे कैपिटल गेन लगाने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि हमने अभी सीखा था कि ट्रांसफ़र हो, और वो भी क्या हो, ट्रांसफ़र कैपिटल एसेट्स। तो कैपिटल एसेट्स का होना ज़रूरी है। साथ ही साथ कैपिटल एसेट मस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड। मस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड का मतलब है वो ट्रांसफर्ड भी होनी चाहिए। तो एक तो कैपिटल एसेट्स होना ज़रूरी है, साथ साथ उसका ट्रांसफर्ड भी होना ज़रूरी है। देयर मस्ट बी प्रॉफिट और अ गेन्स ऑन सच ट्रांसफ़र विच विल बी नोन एज अ कैपिटल गेन। अगर उस कैपिटल एसेट्स के ट्रांसफ़र से अगर कोई भी प्रॉफिट या कोई भी गेन होता है तो उसको इनकम टैक्स की लैंग्वेज में कैपिटल गेन कहा जाता है। साथ ही साथ जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि 54 के जितने भी सेक्शंस हैं वो एग्जेम्प्ट कर दिए जाते हैं कैपिटल गेन से। फिर से मैं बोलूँगा कि इसको थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इसको हम लास्ट जैसे हमारा चैप्टर फिनिश होगा तब हम समझेंगे। आगे कह रहा है इफ़ द एबव कंडीशंस आर सेटिस्फाई, मतलब ये जो चीज़ें हैं वो अगर सेटिस्फाई होती हैं तो द कैपिटल गेन शैल अराइज एंड टैक्स इन द प्रीवियस ईयर, तो वो उसी साल कैपिटल गेन की तरह चार्ज हो जाएगा जिस साल हमने कैपिटल एसेट्स को सेल किया है। इन विच द एसेट्स इज ट्रांसफर्ड। इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम इंश्योरेंस क्लेम ड्यू टू डैमेज और अ डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी देयर विल बी कैपिटल गेन ऑल्दो नो एसेट्स हैज़ बीन ट्रांसफर्ड इन सच केस। कुछ ऐसी भी जगह होती है जहाँ पे कि कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर नहीं होता, तब भी वहाँ पे कैपिटल गेन लगता है। जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम मिलना। इंश्योरेंस क्लेम का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी है उसमें आग लग गई है, आपने इंश्योरेंस कंपनी से पैसा रिसीव किया है, तो आपकी प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफ़र तो नहीं करी, तो कुछ ऐसी भी चीज़ें समझेंगे तो वहाँ पर भी कैपिटल एसेट्स लगेगा। इसके बारे में हम डिटेल में आगे समझेंगे। तो अब हम बात करते हैं हाउ एवर इट डज़ नॉट इंक्लूड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बेसिक चीज़ें जब तक मजबूत नहीं करेंगे जब तक हमारा ये चैप्टर आगे नहीं बढ़ेगा। हाउ एवर इट डज़ नॉट इंक्लूड, तो कुछ चीज़ें हमें कैपिटल एसेट्स में नहीं रखनी है। सबसे पहले है स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब है हम बिज़नेस करते हैं और बिज़नेस के रिगार्डिंग जो भी हमारे पास गुड्स रखा हुआ है वो सारा हमारा स्टॉक इन ट्रेड होता है। हम कभी भी उसको प्रॉपर्टी कैपिटल गेन की नहीं मानते। तो एनी स्टॉक इन ट्रेड अदर देन सिक्योरिटीज रेफर टू इन सेक्शन बी एबव कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस। यानी कि अगर हमने कोई भी मटेरियल अगर हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रखा हुआ है तो उसको हम कैपिटल एसेट्स नहीं मानेंगे, गलती मत करिएगा। तो बिजनेस के रिगार्डिंग हमने कोई भी सामान रखा हुआ है तो उसको हम कभी भी कैपिटल एसेट्स नहीं मानेंगे। दूसरा है पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट डेट इज़ टू बी से मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग वेयरिंग अपैरल एंड फर्नीचर। यानी कि जो चीज़ हमारे निजी प्रयोग में आती है, चाहे वो हमारे कपड़ा है, चाहे वो हमारे जूते हैं, चाहे वो हमारा मोबाइल है, ठीक है, इसी तरीके की चीज़ें जैसे हमारा घरेलू फर्नीचर है, तो उन सभी चीज़ों को, घरेलू चीज़ों को हम कैपिटल एसेट्स नहीं मानेंगे। तो ये भी बात याद रखना। तो जहाँ पर कैपिटल एसेट्स नहीं आ रहा है तो वहाँ पे इसका मतलब कोई कैपिटल गेन चार्ज नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। हाउएवर द बिलो आर नॉट ट्रीटेड एज अ पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट जैसे कि अभी मैंने बताया था पीछे कि पर्सनल इफेक्ट में जो हमारी घरेलू चीज़ें होती है उसको हम कैपिटल एसेट्स नहीं मानते, लेकिन कुछ चीज़ें उसके अंदर हटा दी गई हैं जिनको आपको कैपिटल एसेट्स मानना है। मतलब पर्सनल इफेक्ट होने पर भी लेकिन उनको हम कैपिटल एसेट्स मानते हैं। जैसे ज्वेलरी जो होती है, चाहे वो हमारे घर के निजी प्रयोग में आती हो, लेकिन याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। तो ज्वेलरी को हम कैपिटल एसेट्स मानेंगे, यानी कि इसके बेचने पर कैपिटल गेन चार्ज होगा। आर्कोलॉजिकल कलेक्शन यानी कि बहुत पुराने टाइम के हमारे पास कलेक्शंस हैं, चाहे वो मतलब हम कह सकते हैं कि पुराने सिक्के हमारे पास मौजूद हैं, तो उन सिक्कों को बेचकर अगर हम कोई गेन या कोई प्रॉफिट कमाते हैं तो वो हमारा कैपिटल गेन में आ जाएगा। ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, कोई मूर्ति हमारे पास बहुत कीमती मूर्ति रखी हुई है, कोई पेंटिंग्स हम करते हैं, स्कल्पचर्स, कोई मूर्तियां जैसे हमारे पास रखी हुई हैं, या एनी वर्क ऑफ आर्ट। याद रखिएगा ज्वेलरी
आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, इन सभी चीज़ों को हम कैपिटल एसेट्स मानते हैं। मतलब पर्सनल इफेक्ट होने के साथ साथ इसको हम कैपिटल एसेट्स मानते हैं। रूरल एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि तीसरा एक ऐसी चीज़ बनी है जो कैपिटल एसेट्स नहीं है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले हमारा आया था स्टॉक इन ट्रेड, जो कि हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा था। दूसरा हमने समझा पर्सनल इफेक्ट, जो हमने अपने पर्सनल इफेक्ट के तौर पर समझा, यानी घरेलू चीज़, लेकिन उसमें इन चीज़ों को नहीं रखा गया। तीसरा है रूरल एग्रीकल्चर, यानी कि गांव की ज़मीन। रूरल एग्रीकल्चर मतलब गांव की ऐसी ज़मीन जहाँ पे हम कृषि करते हैं, लेकिन याद रखिएगा रूरल एग्रीकल्चर लैंड बोला गया है, अर्बन नहीं। मतलब शहर में अगर कोई ज़मीन है तो वो हम कैपिटल एसेट्स मानेंगे, तो इस बात का याद रखें। तो इन चीज़ों का हम एग्रीकल्चर लैंड आउटसाइड इंडिया इज़ ऑलवेज कैपिटल एसेट्स, यानी कि कोई भी एग्रीकल्चर लैंड अगर आउटसाइड इंडिया है, मतलब इंडिया के बाहर है, भले ही वो गांव में है, लेकिन हम उसको कैपिटल एसेट्स मान लेंगे। मतलब हमें इंडिया के अंदर गांव में कोई ज़मीन दिखती है तो हम उसको कैपिटल एसेट्स नहीं मानेंगे, ऐसे समझे आप। एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया इफ़ सिचुएटेड इन रूरल एरिया इज़ नॉट अ कैपिटल गेन, यानी कि फिर से वही बात कि इंडिया का अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है, अगर हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पे कोई कैपिटल गेन चार्ज नहीं होगा। तो और चौथा रहेगा हमारा गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अब नहीं आता। स्पेशल बियरर बॉन्ड, इससे रिलेटेड भी नहीं आता। तो आपको याद रखना है कि स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट और आपका रूरल एग्रीकल्चर लैंड, इन तीनों में आपका एग्जाम घुमाएगा आपके क्वेश्चंस को। तो याद रखिएगा इसमें कोई कैपिटल गेन चार्ज इसलिए नहीं होगा क्योंकि इनको कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाता है। साथ ही साथ ज्वेलरी को इंपोर्टेंट मार्क कर लेना, ज्वेलरी को कैपिटल एसेट्स रखा गया है। अच्छा चलिए, अब इतना हमने जानकारी ले लिया है। अब हम बात करेंगे कि क्या इसका फॉर्मेट है, कैसे हम समझेंगे कैपिटल गेन का क्वेश्चन किया जाता है। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन में हम कैसे इनकम कंसीडर करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा ग्रॉस सेल कंसीडरेशन। ग्रॉस सेल कंसीडरेशन का मतलब है कि हमने अपनी एसेट्स को बेचा तो कितने रुपए में वो बेची गई, तो उसको हम यहाँ पर अमाउंट में रखेंगे। वो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा कि कितने रुपए में वो बेची गई है। साथ ही साथ हम उसमें से माइनस कर देंगे वो खर्चा एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफ़र, यानी कि जो हमने अपनी संपत्ति को बेचा है, कैपिटल एसेट्स को बेचा है, उसको बेचने में क्या हमने कोई ब्रोकरेज तो नहीं दिया, यानी कोई दलाली तो नहीं दी, या फिर कोई कमीशन तो नहीं दिया एजेंट को। अगर हमने दिया है तो उस कमीशन या कुछ उस दलाली को हम माइनस कर देंगे। तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा नेट सेल कंसिडरेशन, यानी कि जो वास्तव में हमें पैसा रिसीव हुआ है। इतना होने के बाद फिर हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये इंडेक्स वाले पॉइंट को अभी आप सर्कल कर लेना, क्योंकि इस चीज़ को मैं अगली क्लास में समझाऊंगा कि इंडेक्स कॉस्ट क्या है। फिलहाल अभी आप समझें कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब है कि हमने जिस संपत्ति को बेचा है उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी साल में ख़रीदा होगा। तो जिस साल में भी हमने उसको ख़रीदा था तो उस समय उसकी कीमत कितनी थी, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है खरीदने वाला मूल्य, मतलब जिस संपत्ति को हम बेच रहे हैं उस संपत्ति को हमने जितने रुपए में ख़रीदा है उसको हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। बहुत आसान है इसका फॉर्मेट। फिर है हमारा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, यानी कि अगर हमने उसको खरीदने के समय से लेके बेचने के समय तक अगर हमने उसमें कोई इम्प्रूवमेंट करा है, यानी कि कोई उसमें हमने कोई अलग से कोई खर्चा करा है, तो उस खर्चे को भी माइनस कर देंगे। फिर से आप यहाँ पर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इसको सर्कल कर लें, इसको हम अगली क्लास में समझाते हैं। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन खरीदा हुआ मूल्य, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट उसमें अगर हमने कोई भी खर्चा किया है तो उस खर्चे को भी हम माइनस कर देंगे। तो उसके बाद आपका इजीली आ जाएगा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। तो इसको हम अगली क्लास में समझेंगे कि लॉन्ग टर्म कब होता है और शॉर्ट टर्म कब होता है। कैपिटल गेन हमारे इस तरीके से निकल के आ जाता है। फिर आपका माइनस करते हैं लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। अभी हमने देखा था 54 में कुछ एग्जेम्पशन आती हैं तो उससे हमें छूट मिलती है, तो वो 54 की चर्चा भी ये बहुत लास्ट में होगी। फिलहाल आपको बस इतना है कि जिससे कि आप क्वेश्चंस कर पाओ स्टार्टिंग के कि ग्रॉस सेल वैल्यू, और उसके बाद हम एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, जब बेचने पे किया गया उसको माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा माइनस करने के बाद। फिर हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब जितने में उसको ख़रीदा गया है वो माइनस करेंगे, और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट यानी कि जितने पे हो सकता है हमने कोई उसमें मरम्मत कराई हो, किसी तरीके का हमने उस पर खर्चा किया है वो माइनस कर देंगे। तो उसके बाद हमारा डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। सेक्शन 54 हम बाद में चर्चा करेंगे। थैंक यू।